नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए बच्चा लोग, आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक। इससे पहले हम मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और बोस-आइंस्टीन पढ़ चुके हैं। उसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियोस देखनी होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। देखिए, तीनों स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, एंड में कंपैरिजन भी करेंगे। पहले हम फर्मी डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा तीसरा लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। पिछले दोनों लेक्चर आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स दोनों के अंदर मैंने आपको जब बोस-आइंस्टीन पढ़ाया था तभी मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब कि पार्टिकल की अलग पहचान नहीं होती, मतलब कि सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। सारे पार्टिकल का नाम ए ही रखा जाता है, ए बी सी डी ऐसे नहीं होता। कहने का मतलब पार्टिकल को अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, मान लीजिए जैसे दो बॉक्स हैं, देखो बेटा दो बॉक्स हैं, पहला बॉक्स ए है और दूसरा बॉक्स बी है। पहले बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल नंबर 1 भर दिया, दूसरे बॉक्स में भी पार्टिकल नंबर 1 ही होगा, क्योंकि इनमें पार्टिकल की अलग पहचान, मैंने पहले बोल दिया, अलग पहचान नहीं होती। सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। सारे पार्टिकल का नाम 1111 या ए जो भी आप रखना चाहो वही रहेगा। दो बॉक्सेस हैं बेटा, ए एंड बी। दोनों बॉक्सेस के अंदर जब हमने पार्टिकल्स को भरा तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं, तो उनका नाम पड़ेगा 1 and 1। अब इस 1 को मैं इस बॉक्स में ले आऊँ और इस 1 को मैं इस बॉक्स में ले आऊँ, तो देखिए जब मैं ऐसा करूँगा तो बॉक्स तो देखिए वैसे ही रहेगा, पार्टिकल के नंबर भी 1 1 रहेंगे। तो ये एक ही अवस्था है, ये एक ही स्टेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा स्टेट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिख दिया, इससे विदित हो गया कि एक एक को एक्सचेंज करने पे भी सेम सिचुएशन बनेगी। लेकिन यही चीज़ जब मैक्सवेल बोल्ट्जमान में करते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान में ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ ए और बी दो बॉक्स थे, चलो मैंने ए और बी बॉक्स के नाम लिए थे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ए और बी दो बॉक्स हैं, उनके अंदर जब पार्टिकल को भरेंगे तो 1 और 2 देंगे नंबर। अब इस 2 को इधर ले आओ और 1 को इधर ले जाओ। अब देखो दो अवस्थाएं अलग अलग होगी। वहाँ पे एक ही अवस्था थी, एक एक की, यहाँ पे 1 2 और 2 1, दो अवस्थाएं। स्थूल अवस्था तो एक ही है, मैक्रो स्टेट तो एक ही है, लेकिन माइक्रो स्टेट इसके अंदर दो हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान में। लेकिन जब आप फर्मी डिराक की बात करोगे या बोस-आइंस्टीन की बात करोगे उसमें ऐसा नहीं होगा। फिर देखिए, बोस-आइंस्टीन के अंदर किसी बॉक्स के अंदर 1 2 3 जितने मर्जी पार्टिकल आ सकते हैं, लेकिन फर्मी डिराक में एक बॉक्स एक ही पार्टिकल। 1 सेल कैन कंटेन ओनली 1 पार्टिकल, यानी कि 1 सेल इज इक्वल टू 1 पार्टिकल। एक कोष्टिका बराबर एक कण। कोष्टिका जो हम बॉक्स को सेल कह देते हैं, एक ही बात है। एक सेल मतलब एक पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल्स अभेद्य हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, ये भी समझ आ गया। ये भी पता चल गया कि एक कोष्टिका में एक ही पार्टिकल भरा जाएगा, दो नहीं। यानी कि अगर आप डायग्राम से समझे तो आप ए नहीं लिख सकते, ए नहीं लिख सकते। आपको एक बॉक्स में एक ए ही भरना है, दो या दो से ज़्यादा नहीं भर सकते। फिर देखिए पार्टिकल की स्पिन, तो आपको पता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान में 0 स्पिन थी। जैसे ही बोस-आइंस्टीन में आए वो होगी 0 H 2H सो ऑन, आप लिख सकते हो NH, है ना। लेकिन जैसे ही इसमें आए वहाँ पे स्पिन होगी 2n + 1 H/2, यानी कि हाफ, यानी कि ओड हाफ मल्टीपल ऑफ H। H का ही हो गया। H आपको पता है सबको कितना होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.662 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। आपको पता है ना ये अच्छे से, ठीक है। और कई जगह हम H कट यूज़ करते हैं, वो होता है बेटा H/2π, ठीक है ना। यानी कि 6.62 इंटू 10⁻⁻34 में डिवाइड कर दीजिए 2π का, वो बन जाता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, वो आ जाता है। फिलहाल स्पिन याद रखना है, n 0 1 2 3, n को 0 रखिए, हो जाएगा, n को 0 रखोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके अंदर H/2। फिर n को रखिए 1 रखोगे 3H/2, 5H/2, 7H/2, यानी कि ये जो होता है क्या होता है H/2, 5H/2, 3H, इस तरीके से चलता है, ठीक है इसकी स्पिन।
इसके बाद देखिए वेव फंक्शन इसका ऑड होता है, यानी कि अगर आप ऑड वेव फंक्शन, कौन सा वेव फंक्शन होता है जिसके अंदर साई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई एक्स, यानी कि इसमें साई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई एक्स ऑड फंक्शन होता है, जबकि बोस आइंस्टीन में फंक्शन क्या था, बोस आइंस्टीन में फंक्शन इवन होता है। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर है। तो इसकी बेसिक 3-4 चीज़ें हैं, जब कंपैरिजन करेंगे तब और क्लियर हो जाएंगी ये बातें। फिर वे पार्टिकल जो फॉलो करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स को, इस स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं, हिंदी में कहें, उनको कहते हैं फर्मियन। क्या कहते हैं बेटा, फर्मियन, उनको कहते हैं फर्मियन। और उनको क्या कहते हैं, जो बोस आइंस्टीन का करते थे उनको कहते थे बोसॉन्स। क्या कहते थे, बोसॉन्स। और फर्मियंस में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर आते हैं। फिर देखिए कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम। कंस्ट्रेंट्स आपको पता है सेम ही रहेंगे। पहला तो नंबर ऑफ पार्टिकल आर कांस्टेंट इन सिस्टम, यानी कि निकाय में कणों की संख्या नियत रहती है। अब देखिए पहला लेवल है, पहले लेवल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, पहले लेवल के अंदर कंसीडर कर लीजिए, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, चौथा लेवल। मैं 4 लेवल बनाता हूँ समझाने की कोशिश। मैं ये पहले 3 लेक्चर में समझा चुका हूँ बात, मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, बोस आइंस्टीन में, और यहाँ भी फिर समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। यहाँ पर N1 पार्टिकल हैं, दूसरे लेवल में N2 पार्टिकल हैं, तीसरे लेवल में N3 पार्टिकल हैं। पहले लेवल की एनर्जी क्या है, E1 है, दूसरे लेवल की एनर्जी क्या है, E2 है, तीसरे लेवल की एनर्जी क्या है, E3 है। अब देखिए E1 एनर्जी होने का मतलब, पहले लेवल की एनर्जी E1 होने का मतलब कि उसमें हर पार्टिकल की एनर्जी E1 है। अगर 10 पार्टिकल है तो एनर्जी 10 E1, 12 पार्टिकल है तो एनर्जी 12 E1, 25 पार्टिकल है तो एनर्जी 25 E1, यानी कि हर एक लेवल की एनर्जी E1 है। जो भी हमारे पास है इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, सबकी हर पार्टिकल की एनर्जी E1 है। तो इसका मतलब इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, N1 E1 पहले लेवल की होगी। दूसरे लेवल की क्या होगी, N2 E2। तीसरे लेवल क्या होगी, N3 E3। यानी कि जब टोटल एनर्जी जोड़ोगे तो N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब बात समझने वाली ये भी है कि पार्टिकल जो है ना वो यहाँ से उठ के यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम से कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल आर कांस्टेंट इन सिस्टम बट नॉट कांस्टेंट इन एनी वन सिंगल लेवल। एक लेवल में कांस्टेंट नहीं है, एक लेवल में चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर सीधी सी बात करूं तो आपको ये बात समझ आ गई है कि कहीं भी बात करो डेल्टा N1 ज़ीरो नहीं हो सकता, डेल्टा N2 देखिए यहाँ लिखा है, डेल्टा N2 ज़ीरो नहीं हो सकता, डेल्टा N3 ज़ीरो, लेकिन सभी डेल्टा N ज़ीरो ही होगा, क्योंकि टोटल N जो है N1 प्लस N2 प्लस N3 समीशन I आई को 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, N1 I को 2 रख दीजिए, N2 समीशन का मतलब ये होता है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, डेल्टा N इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने अभी अभी बात की है टोटल एनर्जी की, तो ये देखिए टोटल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। तो देखिए टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, तो N1 E1 N2 E2। अब देखिए E1 E2 E3 तो चेंज होता नहीं, तो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, N1, तो E1 डेल्टा N1 E2 डेल्टा N2, यानी कि EI डेल्टा NI का समीशन भी ज़ीरो हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 सेकंड कंस्ट्रेंट। थर्ड कंस्ट्रेंट होता है कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, उष्मागतिक प्रायिकता अधिकतम होती है, इज़ मैक्सिमम, यानी कि W क्या होता है, मैक्सिमम। W मैक्सिमम तो log W भी मैक्सिमम, log W मैक्सिमम तो log W का इंटीग्रेशन भी मैक्सिमम, इंटीग्रेशन ज़ीरो, सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ का इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है, अब हमें यही समझना है कि W क्या होगा। अब W का ही तो फ़र्क पड़ता है, तीनों स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं बदला, ओनली प्रोबेबिलिटी बदली है। जो पहली स्टैटिस्टिक्स थी, चलो देख ही लो, उसमें प्रोबेबिलिटी थी n फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल, सो ऑन चलता जाता है, Z1 की पावर N1, Z2 की पावर N2, इस तरीके से, है ना। ये पहली थी। सेकंड जो थी उसके अंदर क्या था, Zi प्लस Ni माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पाई आई था, और पाई आई का मतलब होता है गुणा, है ना, पाई आई का मतलब गुणा, और समीशन आई का मतलब क्या होता है आपको पता है, जोड़। अब देखिए ज़रा जो बात समझनी है, और नीचे क्या था, Zi माइनस 1 का फैक्टोरियल और Ni का फैक्टोरियल। ये चीज़ किसके बारे में थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान के बारे में, पिछला था ये बोस आइंस्टीन का। अब फर्मी डिराक में देखिए, पहले आपको बात समझनी है कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है।
वन सेल कैन कंटेन ओनली वन पार्टिकल, पता है एक कोशिका में एक ही कण आएगा। और यहाँ पर ये कंडीशन है इस टॉपिक के अंदर कि GI बहुत बड़ा, नीचे ध्यान दीजिए, GI ग्रेटर देन NI होना चाहिए। मतलब लेवल बहुत सारे होने चाहिए, पार्टिकल बहुत थोड़े होने चाहिए। यानी कि किसी भी यानी कि पार्टिकल इसमें जो भरने हैं वो तो चाहे थोड़े हों, लेवल बहुत ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल एक लेवल में आएगा, जहाँ तो बराबर हों, यानी कि GI NI के इक्वल हों तो ठीक है, एक एक में चला जाएगा, ठीक है। और GI अगर बड़ा हो NI से तो भी चलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, आगे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, अगर NI बड़ा हो GI से तो मुझे बताइए कि GI पार्टिकल तो भरे जाएंगे, GI पार्टिकल भरेंगे, बाकी जो बच गए, बाकी पार्टिकल जो कितने बच गए, NI माइनस GI बच गए, उनको कहाँ भरोगे? क्योंकि NI बड़ा होगा, पार्टिकल ज़्यादा हो गए और एक में एक ही पार्टिकल जा सकता है। इसका मतलब जहाँ तो बराबर होने चाहिए या फिर बॉक्स ज़्यादा होने चाहिए, पार्टिकल कम होने चाहिए, ताकि हर एक पार्टिकल एक में चला जाए, बाद में एक्सचेंज होते रहें, ठीक है। इसका मतलब देखिए, GI सेल हैं, पहला पार्टिकल जब भरोगे तो ये बॉक्स है, मान लीजिए सारे बॉक्स हैं। अब ये सारे बॉक्स खाली पड़े हैं, यानी कि GI बॉक्स हैं ये, तो GI सेल्स आर अवेलेबल फॉर फर्स्ट पार्टिकल। पहले पार्टिकल के लिए जैसे मैं यहाँ बात करूँ, कितने हैं, एक 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं। तो पहला पार्टिकल जब भरना है, पहला पार्टिकल ग्रीन से भरूंगा, पहला पार्टिकल के लिए कितने हैं, 6 अवेलेबल हैं। तो पहला पार्टिकल मैं एरो लगा के यहाँ भर दिया, ये देखो तीर का निशान लगा के, एक में एक ही पार्टिकल जा सकता है, समझते जाना। यानी कि पहले पार्टिकल के लिए 6 बॉक्स अवेलेबल हैं, यानी कि GI सेल्स आर अवेलेबल फॉर फर्स्ट। तो दूसरे के लिए कितने रह गए, अब दूसरा भरना है, 2 डबलिंग हो नहीं सकती, इसका मतलब दूसरे को मान लीजिए यहाँ भर दिया, तो दूसरे के लिए 5 ही अवेलेबल हैं, यानी कि GI माइनस 1 आर अवेलेबल फॉर सेकेंड पार्टिकल। थर्ड के लिए GI माइनस 2, अब तीसरे के लिए 5, अब 4 ही रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। यानी कि इस तरीके से कम होते जाएंगे, एंड में कितने बचेंगे, GI माइनस जैसे 2। अब देखिए यहाँ फर्स्ट था तो यहाँ GI था, यहाँ सेकंड आ गया तो GI में से 1 घट गया, जैसे ही थर्ड नंबर लिखा आया GI में से 2 घट गया, यानी कि 3 नंबर में है तो यहाँ 2 है, यहाँ सेकंड है तो यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ N हो जाएगा तो यहाँ N माइनस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस GI माइनस NI माइनस 1, तो माइनस अंदर जाएगा, GI माइनस NI प्लस 1 nth पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। और ये कंडीशन आपको समझ आई गई। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, पहले के लिए GI अवेलेबल, और पता है आपको गुणा होती है प्रोबेबिलिटी, ये भी हमने प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। दूसरे के लिए GI माइनस 1, तीसरे के लिए GI माइनस 2, इस तरीके से GI माइनस NI प्लस 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने GI माइनस NI फैक्टोरियल का, GI माइनस NI फैक्टोरियल का। ये तो यूं ही पड़ा है अगले स्टेप तक, लेकिन ये ऊपर वाली जितनी भी काम धाम है, ये सारी की सारी ये क्या बन गई, GI का फैक्टोरियल। आप खुद देखिए, ये चीज़ ये बन गई, इतनी ऊपर वाली सारी कैसे बन गई मैं बताता हूँ। आप GI का फैक्टोरियल, हम इसको लिख रहे हो, इसका मतलब GI का फैक्टोरियल ओपन करें, क्या आएगा देखो, जब किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल ओपन करते हो तो क्या आता है, GI का फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, देखिए आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। GI का फैक्टोरियल क्या आएगा, GI माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, GI माइनस 1 बार आ जाए, कहने का मतलब GI माइनस 2 फैक्टोरियल, चलता जाएगा, GI माइनस 1, GI माइनस 2, सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, GI माइनस NI प्लस 1, फिर GI माइनस NI, अब उसका फैक्टोरियल, इसका इसको खोलेंगे तो GI माइनस NI माइनस 1, GI माइनस NI माइनस 2, इस तरीके से कहाँ तक, जहाँ तक ज़ीरो नहीं आ जाता, ये चीज़ वहीं तक चलती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, W मिल गया। अब तो एक ही काम रह जाता है, पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब देखिए, अब ये भी तो ज़रूरी ही नहीं है, अब ये भी समझिए, पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है तो NI फैक्टोरियल एक्सचेंज जो होगा, एक्सचेंज इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो NI फैक्टोरियल क्या है, NI पार्टिकल को भरेंगे तो NI फैक्टोरियल रिपीट होगा, तो रिपीटेशन ख़त्म कर देते हैं और उस चीज़ का कर देते हैं डिवाइड। तो ये आपके पास टोटल आ गया W, GI अपॉन GI माइनस NI
अपॉन एन आई फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या मिल गया, आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटीज़ की मिल गई। अब देखिए क्या करेंगे, इसका ले लेंगे लॉगरिथम, लॉग ले लिया। अब लॉग जब ओपन करोगे क्या आएगा, लॉग एम अपॉन लॉग एन। आपको पता है लॉग एम अपॉन लॉग एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग जी आई फैक्टोरियल माइनस लॉग जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल माइनस लॉग एन आई फैक्टोरियल। और फिर आपको स्टिरलिंग फार्मूला पता है बहुत अच्छे से, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। स्टिरलिंग फार्मूला देखिए बच्चा लोग, स्टिरलिंग फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। स्टिरलिंग फार्मूला होता है लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन, फैक्टोरियल हट जाता है, वही करेंगे। अब मैं आपको सीधा बताऊं, लॉग जी आई फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग जी आई फैक्टोरियल आप खुद बताओगे जी आई कि सर ये होगा जी आई लॉग जी आई माइनस जी आई, यही होगा। मैंने यही तो लिखा है, कहने का मतलब मैंने क्या किया है, रेड कलर से निशान लगाऊंगा, इसको मैंने ये लिख दिया। सेकंड स्टेप देखिए बेटा, लॉग जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल है, लॉग जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल है। तो देखिए चीज़ वही है बेटा, चीज़ वही है। अब लॉग जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल क्या होगा, मैं अगर सीधी बता लॉग जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, खुद सोचिए आप, जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस जी आई ब्रैकेट में माइनस एन आई, ये आ जाएगा जी आई माइनस एन आई लॉग जी, ये चीज़ पूरा ब्रैकेट में या बार माइनस है, माइनस तो ये वाला है ना, इसका तो ये जो ओपन किया है, ठीक है। सिमिलरली इसको फिर ओपन कर दिया। अब जहाँ जहाँ और इज इक्वल टू क्या है, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। जहाँ जहाँ ये कंडीशन थी वो लगा दी, मतलब जो कंडीशन लगाने के बाद अब माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस को ओपन कर दिया। यहाँ तो माइनस ओपन करोगे माइनस रहेगा, यहाँ ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। सिमिलरली ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये मैक्सिमम है, ये मिल जाएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब भी पिछली स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हैं उनमें डिफरेंशिएशन किया है, आपको भली भांति मैंने एक बात बताई है कि डिफरेंशिएशन करते टाइम जी आई का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, क्योंकि जी आई कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ओनली एन आई का होगा, और जहाँ भी एन आई का डिफरेंशिएशन होगा वो डेल्टा एन आई होगा। जहाँ भी लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा वन अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, ऐसे ही तो होता है। लॉग एफ एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एफ एक्स ऊपर एफ डैश एक्स, वही चीज़ वन अपॉन एन आई लॉग एन आई। अब यहाँ पे एक स्टेप और है, लॉग जी आई माइनस एन आई, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेल्टा करोगे क्या आएगा, वन अपॉन जी आई माइनस एन आई, जी आई का ज़ीरो, एन आई का माइनस डेल्टा एन आई, तो ये करोगे। अब वही चीज़ है, देखिए पहले इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो आ जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो। अब इस स्टेप के अंदर आइए, इस स्टेप के अंदर सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग जी आई माइनस एन आई का, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वन अपॉन, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये, यानी कि वन अपॉन जी आई माइनस एन आई, फिर जी आई का हो जाएगा, फिर जी आई का हो जाएगा ज़ीरो, और एन आई का डेल्टा एन आई, जी आई का ज़ीरो, तो ये मिल जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर डिफरेंशिएशन किसका करोगे, सेकंड स्टेप के अंदर डिफरेंशिएशन करोगे इस जी आई माइनस एन आई का, और इसका क्या हो जाएगा, जी आई का ज़ीरो हो जाएगा और एन आई का डेल्टा एन आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लॉग वाली टर्म वैसे पड़ी है क्योंकि दो है ना, ये ए और बी, यानी कि ये स्टेप है मेरे पास जी आई माइनस एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई। इसमें लॉग जी आई माइनस एन आई का जो डिफरेंशिएशन है वो तो रहा ये, और ये स्टेप वैसे का वैसे, फिर ये वैसे का वैसे, इसका डिफरेंशिएशन रहा ये, अच्छे से देख लीजिए, इसका ये रहा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप, जी आई माइनस एन आई में जी आई का हो गया ज़ीरो और एन आई का हो गया डेल्टा एन आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये आ गया। फिर देखिए यहाँ एन आई वैसे का वैसे पड़ा है, और लॉग एन आई का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, फिर एन आई का हो गया डेल्टा एन आई, और फिर यहाँ वाले एन आई का भी डेल्टा एन आई, ये आ गया। अब देखिए पूरा जब प्लस माइनस पूरा जब सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, जब सॉल्व करोगे ये एन आई इस एन आई से कट जाएगा, ये जी आई माइनस एन आई इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस का डेल्टा एन आई, ठीक है, प्लस का
ये चीज़ तो ये भी देखिए, माइनस और माइनस, प्लस का डेल्टा एन आई लॉग जी आई माइनस, यानी कि माइनस के 2 डेल्टा आई और प्लस के 2 डेल्टा एन आई बचेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एन आई इससे कैंसिल, ये डेल्टा एन आई इससे कैंसिल। तो केवल इतना ही बचेगा, ये और ये। इसमें डेल्टा एन आई कॉमन आ रहा है देखो, तो बचेगा लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई। ये देखिए यहाँ से डेल्टा एन आई कॉमन आ गया दोनों से, तो ये स्टेप बच गया, ये स्टेप बच गया। ये 2 स्टेप जो बीच में हैं ये आपके नहीं हैं, ठीक है, ये नहीं है। आपको यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन 4 पे आ जाना है। लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग एन आई क्या हो जाएगा, लॉग जी आई माइनस एन आई डिवाइडेड बाई एन आई, ठीक है ना। ये नहीं है 2 चीज़ें, ये आगे आएंगी, यानी कि लॉग जी आई लॉग माइनस एन आई बाई एन आई हो जाएगा क्या, लॉग जी आई माइनस एन आई माइनस लॉग, यानी कि ये स्टेप ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये बात पता है, इक्वेशन 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 4 के में से दोनों को माइनस कर दो। देखिए आगे माइनस साइन है, यानी कि अल्फ़ा इक्वेशन 1 क्या थी, समीशन डेल्टा एन आई, इक्वेशन 2 थी ई आई डेल्टा एन आई, उसको बीटा से मल्टीप्लाई किया, और आगे माइनस है देखो यहाँ भी, ठीक है, तो माइनस हो गया। उसके बाद ये 4th इक्वेशन ये रही, ज्यों की त्यों पड़ी है। फिर क्या किया, यहाँ से डेल्टा एन आई कॉमन आ गया, तो बचा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई ब्रैकेट में प्लस लॉग जी आई माइनस एन आई बाई एन आई। समझ आ रही होगी बात। ये देखिए, ये देखिए यहाँ माइनस है, माइनस माइनस, क्योंकि हमने माइनस किया है पहला और दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप तो सीधा क्या किया है, तीसरा स्टेप इक्वेशन 4 सीधी ऐड की है। उसके बाद देखिए ये चीज़ जो है, इनमें से डेल्टा एन आई कॉमन आ गया सब में से, तो यहाँ तो इतना बचा, ये रहा, यहाँ बचा ये बीटा ई आई, और यहाँ क्या बचा अल्फ़ा, तो बीटा ई आई अल्फ़ा प्लस बीटा ई माइनस के साथ, यानी कि ये बचा। क्यों, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एन आई तो ज़ीरो हो नहीं सकता। अब 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई में कुछ तो ज़ीरो हो, तो ये ज़ीरो है, इसको ज़ीरो कर दिया। अब ये चीज़ उधर जाके प्लस की हो जाएगी, फिर लॉग हटा देंगे, सेम डेरिवेशन है फिर तो। ये देखिए ये प्लस की होगी, लॉग हटा दिया, इक्वेशन बन गई ये। फिर जी आई, फिर 1 को ले गए उधर, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद एन आई को उधर ले गए और इसको नीचे ले आई, तो ये बन गया एन आई बराबर जी आई अपॉन 1 प्लस ई की पावर अल्फ़ा ई की पावर बीटा ई आई। बस ये आपका एन आई की वैल्यू निकल गई। मेन चीज़ डब्ल्यू ही याद रखनी है। ये आपके पास क्या होगी, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए जो मेन चीज़, एक चीज़ और जो आती है, पहले भी हमने किया है दोनों टॉपिक के अंदर, पीछे जो किए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ दोनों मिलेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान और बोस-आइंस्टीन, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो वहाँ भी लिंक दिया हुआ। अब देखिए ये जी आई नीचे ले आइए एन आई के, तो एन आई बाई जी आई ये क्या हो गया एफ ई, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। क्या बचेगा, ये बच जाएगा इतना इतना, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, मैक्सवेल बोल्ट्जमान में पढ़ा था ई की पावर अल्फ़ा को ए से लिखते हैं, तो आप वहाँ पे इसको ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी आपकी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। इसका आप एक बार फिर से देख लीजिए, और इसका आप क्या कीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट जो है वो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। इधर साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, कमेंट करके भी अगर कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अगर किसी को और जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है जिसमें मैं अपडेट्स और इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ। टेलीग्राम का भी नीचे दिया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप किसी भी तरीके से अगर चाहो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ से सेकंड ईयर की पूरी प्लेलिस्ट, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट, और आपका जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी मिलेंगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमान, फर्मी डिराक तो हो गया, और बोस-आइंस्टीन, तीनों। अब आगे तीनों का कंपैरिजन का वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद कंपैरिजन के बाद तीनों जो स्टैटिस्टिक्स और उनका कंपैरिजन, चारों लेक्चर कंबाइंड करके अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।